हेलो वॉरियर्स, नमस्कार, जय हिंद। आप जैसे कि जानते हैं कि 2024 के 2 पड़ाव आप पार कर चुके हैं। अब तैयारी है अगले लक्ष्य को भेदने की, और वो अगला लक्ष्य क्या है? वो है NTA 1 2025। मैं कीर्ति व्यास, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, वेलकम करती हूँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि 2025 के इस लक्ष्य को भेदने के लिए क्या रोड मैप आप बना सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पॉसिबल हो वो आप अपनी झोली में बटोर लें। चलिए आज हम बातें करते हैं कि अगले एग्ज़ाम के लिए आप क्या स्ट्रेटजी रख सकते हो सो दैट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। इंग्लिश, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में। हाँ, 50 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 200 आउट ऑफ 900 एक बहुत ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की यदि अच्छे से तैयारी की जाए तो जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, 180 आउट ऑफ 200, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि कई लोगों के आते भी हैं ये मार्क्स। जिनके आते हैं वो भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हम कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की, सही दिशा में बढ़ने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि NDA 1 2025 में आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि NDA 2025 फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा अप्रैल में, अप्रैल 2025। अब इस एग्ज़ाम के लिए आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ेंगे ही, मैथ्स पढ़ेंगे और बाकी जनरल स्टडी के सब्जेक्ट भी होंगे। मैं यहाँ आज आपसे बात करती हूँ इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, तो टोटल हो जाते हैं 200 मार्क्स। मतलब यदि थोड़े से क्वेश्चंस भी ढंग से पढ़ लिए जाएं, अच्छे से कंसेप्ट समझ लिए जाएं, तो इसमें आराम से 100 प्लस स्कोर तो किया जाता है। लेकिन हमें 100 नहीं, हमें तैयारी करनी है 170 180 स्कोर करने के लिए। तो अब उसके लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, इंग्लिश में यदि हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो है आपकी ग्रामर। अब ग्रामर में भी आपसे ये नहीं पूछा जाने वाला है कि चेंज करिए नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करिए, एक्टिव टू पैसिव बनाइए, टेंसेस चेंज करिए। ये सारी चीज़ें नहीं आने वाली हैं। ग्रामर पूरी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ग्रामर को यूज़ कैसे किया जाए। आपने ग्रामर पढ़ी हुई है, लेकिन यूज़ कैसे की जाए, और ये कब आता है? आपसे पूछा जाता है कि बताइए भाई, आइडेंटिफाई करिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको बताना है नाउन कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है। 2024 एग्ज़ाम, ये जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ है, इसका यदि आप पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है, और बड़ा ही अच्छा आया है। कुछ सिंपल भी थे और कुछ ट्रिकी भी थे। तो आपको इस ग्रामर में सब कुछ पढ़ना होता है, सब कुछ। जैसे कि हम बात करें तो आपको टेंसेस पढ़ने हैं, उसके बाद आपको मॉडल्स भी पढ़ने हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने हैं। आफ्टर दैट आप पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसके बाद आप पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड होंगे। ये सारी चीज़ें हमें ग्रामर में पढ़ने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम इस कंसेप्ट को समझते हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल में जाते हैं, तह में जाते हैं, उसके बाद उनको समझा जाता है, और समझने के बाद फिर उनका एप्लीकेशन देखा जाता है। तो ये एग्ज़ाम ये देखना चाहता है कि आप कंसेप्ट्स को अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं या नहीं। डायरेक्ट आपका नॉलेज नहीं चेक किया जा रहा है कि आप एक्टिव से पैसिव में बना सकते हो या नहीं, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हो या नहीं, वहाँ चेक किया जा रहा है कि एरर है। यू नीड टू फाइंड आउट कि नरेशन है तो कहाँ एरर आया है, टेंसेस है, पास्ट के साथ कौन सा टेंस लगेगा, सेंटेंस बराबर फिट हो रहा है एक दूसरे में या नहीं। तो ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। तो पहला पोर्शन हो जाता है ग्रामर। सेकेंड इज योर वोकैबुलरी।
वोकैबलरी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन वोकैबलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन है। और वोकैबलरी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए इसमें आ सकते हैं आपके सिनोनिम, आफ्टर दैट एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, idioms, one word substitution। देखिए एक छोटा सा वोकैबलरी जैसा वर्ड, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हम जब पढ़ाई करते हैं, हम जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं इंग्लिश की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ग्रामर पढ़ने वाले हो। ग्रामर के साथ साथ ये सारा पोर्शन हम कवर करते हैं। उस पोर्शन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो क्लासेस होती है इंग्लिश की, उसमें आपको डायरेक्टली रटवाया नहीं जाएगा कि भाई इसका सिनोनिम ये होता है, इसका एंटोनिम वो होता है। इन चीज़ों को हम समझते हैं विजुअल एड्स की हेल्प से, हम समझते हैं स्टोरीज़ की हेल्प से, जिससे कि हमारे दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें रह सकें। एग्ज़ाम में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं सिनोनिम, एंटोनिम बड़े ही सिंपल आ गए हैं, लेकिन हर बार एग्ज़ाम का पैटर्न सेम नहीं होता है। हर साल चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो हमें चलना है अपनी स्ट्रेटजी को इतना स्ट्रॉन्ग रख के कि कठिन से कठिन चीज़ आ जाए तो भी हम कर सकते हैं, और सिंपल से सिंपल आ जाएगी तो फिर तो आपके लिए वो जस्ट पीस ऑफ केक हो जाएगा, आप बड़े आसानी से उसे अटेम्प्ट कर लोगे। तो इसलिए वोकैबुलरी और ग्रामर का पोर्शन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हम कवर करते हैं। आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद एक अगली चीज़ जो आती है, थर्ड, दैट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन का मतलब सीधा सीधा है कि पैसेज दिया हुआ है, आपको रीड करना है। अब कितने पैसेज प्रैक्टिस करवाए जाएं, इसलिए यहाँ पर आपको स्ट्रेटजी मैं बताऊंगी कि कॉम्प्रीहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करना है, कॉम्प्रीहेंशन को रीड करके क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्विकली आपको क्वेश्चंस को ढूंढना है। ज़रूरत यहाँ पे ये है कि इस कॉम्प्रीहेंशन के पार्ट को आप हैंडल करिए। आप कैसे हैंडल करेंगे? आप सबसे पहले कोई नाउन ले लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले लीजिए और हर दिन उसे pढ़ने की आदत डालिए। क्योंकि जब आप रीडिंग की हैबिट डाल लोगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? पहली चीज़ तो आपको मिलने लगेंगे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको पता नहीं है। आपने यदि एक पैसेज को सपोज एवरीडे आप 10 मिनट रीड कर रहे हो, ओके 10 मिनट, स्टार्टिंग में ना बहुत ज़्यादा बर्डन जब आ जाता है ना तो हम परेशान हो जाते हैं, हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए इनिशियल जो स्टेज रहेगी, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं इस फील्ड में, उनको मैं सजेस्ट करूँगी थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। 10-15 दिन की प्रैक्टिस को बनाओ और उसके बाद उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करो। तो सपोज एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आपने यदि 10 मिनट रीड किया और आपको वर्ड्स मिलते हैं 5, क्यों? क्योंकि बाकी आपको सब बन गया था। और ये कॉम्प्रीहेंशन आप कैसा रीड करोगे? जैसे किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का कोई आर्टिकल है, कोई न्यूज़ है, आप उसको रीड करिए। आपको इंटरेस्ट आता है कि मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, साइंस के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, बस पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बस पढ़िए। और कॉम्प्रीहेंशन जैसे कि सब जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, दिस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। अब कोई चीज़ जो लिखी हुई है, रिटन टेस्ट है, यदि आप उसे समझ सकते हो, मतलब आप उसे आसानी से उसके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। इस एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन को क्यों इंक्लूड किया गया है? रीजन बिहाइंड दैट, दे वांट टू चेक योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको कमांड दिया जा रहा है, आपसे कुछ बोला जा रहा है, आपको कोई मेल आया हुआ है, आपको समझ ही में नहीं आ रहा है। सो दैट्स वाई रीडिंग जो होती है वो आपकी इन सारी चीज़ों को बहुत इन्हांस कर देती है। दैट्स वाई रीडिंग पोर्शन आपको करना है। 10 मिनट से स्टार्ट करिए, 1-1, 2-2 मिनट धीरे 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 बढ़ाते हुए इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, स्टेमिना भी डेवलप हो जाएगी, स्पीड भी डेवलप हो जाएगी और आप अंडरस्टैंड करना भी शुरू कर दोगे। अब कई लोग ये बोलते हैं कि ये कॉम्प्रीहेंशन हमें समझ ही नहीं आता है, हम जो रीड करते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं घुसता है, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है। तो देखो, उसका एक सोल्यूशन है।
उसके लिए क्या है ना कि जब आपको ग्रामर पढ़ाई जाएगी, जब आपको वोकैबुलरी पढ़ाई जाएगी, तो यहाँ से आपके पास भर भर के कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मुझे रूल्स पता है, ग्रामर का क्या मीनिंग होता है, कैसे इन सारी चीज़ों का क्या मीनिंग है, कैसे पढ़ा जाता है, वो मुझे पता है। तब कहीं जाके आप इस कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि इनिशियली बहुत ज़्यादा रीडिंग का बर्डन ना लें, थोड़ा थोड़ा रीड करना स्टार्ट करें। जैसे ग्रामर वोकैबुलरी आएगी, साथ में आपको रीड करने में मज़ा आने लगेगा। आप जो रीड करोगे ना, आप उसमें से कोशिश करोगे आइडेंटिफाई करने की कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि आपने सीख लिया है, और सीखने के बाद आप उसे अप्लाई करने में बड़ा एन्जॉयमेंट फील करोगे। तो ये चीज़ है। तो अब ये स्ट्रेटेजी तो हमने देखी, पहली चीज़ कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जैसे हम यदि बात करते हैं यहाँ पे ग्रामर की, ग्रामर के यूज़ देखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिम पे भी इस बार क्वेश्चन आए, इडियम्स पे भी एग्जाम पे क्वेश्चन आए। तो अब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं एग्जाम में, जैसे है कि स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि गलती क्या है उस सेंटेंस में, और वो गलती कहाँ पर होगी, वो गलती होगी यहाँ पर कहीं। या तो टेंस का कोई प्रॉब्लम होगा, या तो मॉरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में कमी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव गलती निकलेगी यहाँ से। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, स्पॉट द एरर। आप बोलोगे ये एकदम नई चीज़ है, नया नहीं है वही ग्रामर, सिर्फ आपको उसका एप्लीकेशन दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि गलती क्या है। फिर कुछ सेंटेंस होते हैं जैसे PQRS के फॉर्म में। इस PQRS में इट्स अ पैराग्राफ विच इज जम्बल्ड, इधर उधर कर दिया है, मिक्स करके दे दिया है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस कौन सा स्टार्ट हो सकता है, P, Q, R या S। सही ऑर्डर में जमा दीजिए, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। स्पॉट द एरर में मोस्टली PQR ABCD टाइप आता है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। PQRS में आपको सेंटेंसेस अरेंज करने होते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट मतलब वही है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इंडिविजुअल ना हो के एक पैराग्राफ के फॉर्म में है। तो उस क्लोज टेस्ट में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको प्रॉपर वे में वहाँ पे वर्ड्स को फिल करना होता है। तो NDA एग्ज़ाम की इंग्लिश है तो वास्ट, लेकिन यदि प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ एंड टाइम टेबल के साथ पढ़ी जाए तो ये बहुत इजी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सिलेबस से रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ग्रामर पूरी ही पढ़नी पड़ेगी, वोकैबुलरी पूरी पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि हमारा 50x4 का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। हम क्यों सोचें कि कट ऑफ क्या है, सब बच्चे यही पूछते रहते कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है, कट ऑफ से क्या मतलब है। हम क्यों नहीं कोशिश करें बिल्कुल हाई लेवल की, कट ऑफ फिर कुछ भी होने दीजिए, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कोशिश ये करनी है कि हम सिर्फ ये देखें कि हम कितना हाई स्कोर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते ही चले जाएं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कई लोगों को ये डाउट होता है कि यदि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई की, स्पेशली मैं इंग्लिश के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो ये डाउट होता है कि मैम कितना टाइम देना चाहिए, कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड बाकी टीचर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट कि कितना टाइम मांगता है वो। यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं तो देखो, इंग्लिश में पहला पोर्शन है जैसे रीडिंग। जो हमारे नए बच्चे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इनिशियली रीडिंग में बिल्कुल डूब मत जाना, इसलिए क्योंकि वो आपको बोर कर देता है। आप बोर हो जाते हो, आपको मज़ा नहीं आता। बोर क्यों हो जाते हो? यदि आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है, तो आप जब रीड करोगे समझ में आएगा नहीं, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और यही लगता है कि इंग्लिश बहुत बेकार है, इंग्लिश बहुत टफ है, नहीं बनती है। कुछ बच्चे तो यहीं पर पीछे हट जाते हैं, और जो आगे बढ़ते भी हैं वो दिमाग में बस ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि नहीं, इंग्लिश टफ़ है, इंग्लिश टफ़ है, हम नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ये चिंता मत करो, मैं हूँ आपके साथ में। तो रीडिंग के लिए आप इनिशियली अपने 15 मिनट्स को डिसाइड कर लीजिए। 15 मिनट्स में आप क्या करेंगे, 10 मिनट्स रीड करिए
और उसके बाद 5 मिनट आपको इसकी वोकैब को देने हैं। ओके 15 मिनट इनिशियल, और ये 15 मिनट्स कब तक करने हैं? ओनली 10 to 15 डेज। उसके बाद तो हम टाइम बढ़ा देंगे। आफ्टर फ्यू डेज आई कम विथ टाइम टेबल कि आप क्या फॉलो करो जिससे आपका सारा पोर्शन कवर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है ग्रामर। क्लासेस तो आप अटेंड करेंगे ही, क्लास का टाइम छोड़ दीजिए। क्लास के टाइम के बाद आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है ग्रामर के लिए? एटलीस्ट आप 40 मिनट्स दीजिए। ओके 15 मिनट प्लस 40 मिनट्स, ठीक है। हमने दे दिया 40 मिनट दे दिया ग्रामर को। ग्रामर में आपका जो भी चल रहा है पोर्शन वो आप कर लीजिए। और उसके बाद तीसरा आता है वोकैब। तो देखिए वोकैब में 5 मिनट तो ऑलरेडी वोकैब के लिए आप यहाँ पे दे रहे हो क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो। सो 40 + 50 एंड 55 मिनट्स हो गए हैं। वोकैब के लिए आप अगले 5 to 10 मिनट्स या 5 to 15 मिनट्स आप दे सकते हो। ये सिर्फ इनिशियल फेज की बात है, जबकि आप यूज टू हो जाओ इंग्लिश के सिलेबस को लेके यूज टू हो जाओ और आप अपना पूरा मन बना लो कि बस अब मुझे यही करना है। इनिशियल 10-15 डेज 1-1.25 घंटा इंग्लिश की पढ़ाई के लिए दे दीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और जब आपका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तब हम इन चीज़ों को अल्टरनेट डेज में चला के ड्यूरेशन बढ़ा देंगे पढ़ने का, जिससे कि चीज़ें ज़्यादा कवर हो जाएंगी। बट इनिशियली हम किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम इन चीज़ों को देंगे, तीनों को देंगे, वोकैब को, ग्रामर को एंड रीडिंग को। तो इस तरह से आपको हेल्प मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे वॉरियर्स तैयार हैं एनडीए 2025 की प्रिपरेशन करने के लिए मेरे साथ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। चलिए आप सभी के लिए यहाँ कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं हमारे पास। आप सब जैसा जानते हो कि टीचर्स डे है कल, तो टीचर्स डे के लिए हमारे पास स्पेशल ऑफर है विच इज़ 50% फ्लैट ऑफ है यहाँ पर। मीन्स फॉर 6 months यू नीड टू जस्ट पे 2375 रुपीज़। बैचेस कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। हमारे पास 2 बैच हैं यहाँ। फर्स्ट बैच इज़ विजय विच इज़ फॉर एनडीए एंड सेकेंड वन इज़ लक्ष्य विच इज़ फॉर सीडीएस। और ये दोनों ही 2025 के एग्ज़ाम के लिए हैं। दोनों बैचेस के लिए आप ये ऑफ़र अवेल कर सकते हो। ये ऑफ़र वैलिड होगा 7 सितंबर तक। तो फ़ायदा उठाइए, फिर क्यों वेट कर रहे हैं आप? आपको डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, आपको उस वर्दी में जाना है, तो फिर किस बात की देर है? आ जाओ फटाफट, अवेल दिस ऑफ़र, टेक एडमिशन एंड अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। जितना डिले करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आप ये ऑफ़र तो अवेल कर ही सकते हो, इसके अलावा मेरा कोड है KR10। ओके इस कोड को आप जब परचेस करते हो बैच को, ये वाला कोड अप्लाई करते हो, देन डेफिनेटली जो मैक्सिमम ऑफर आपको मिल सकता है वो ऑफर आप ले सकते हो। सो जस्ट रिमेंबर माय कोड KR10। इसके बाद देखिए हमारे पास विजय कंप्लीट बैच है। हमारे जो एजुकेटर्स हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स आप यहाँ देख सकते हैं इस बैच के लिए हैं। ये NDA 1 and 2 2025 के लिए है। अभी जो NDA 1 का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इसमें लाइव क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, सब PDF के फॉर्म में होता है। सो बैच इज स्टार्टिंग सून। सो इफ़ यू रियली वांट टू अवेल दिस ऑफर 50% ऑफ, देन गो अहेड विद इट। एंड next batch is for Laksh. So in this batch, you see this Vijay complete batch, I'll be teaching here English for you, and this is your Laksh complete batch for Serious 2025. तो ये दोनों ही बैचेस जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं। 7 सितंबर तक आपके पास टाइम है 50% ऑफ़र को अवेल करने का। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी भाई कि वेट मत करो, फटाफट ऑफ़र अवेल करो और आ जाओ एडमिशन लेके और पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अभी बस टाइम आ गया है कि अब आप लग जाओ मन से पढ़ने के लिए, जिससे कि आपने जो लक्ष्य सोचा है, आपने जो टारगेट किया है, आप उसे इजीली क्रैक कर लो। तो मुझे लगता है कि मेरे सारे वॉरियर्स तैयार हैं लड़ने के लिए और पढ़ने के लिए, तो वो आ जाएंगे हमारे साथ और शुरू कर देंगे अपनी प्रिपरेशन को। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, डिफेंस गुरुकुल हमारा। इसके अलावा
ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्री क्लासेस प्लस और जो भी डिटेल्स होती हैं, हमारे कुछ नोट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। वी आर ऑन इंस्टा एज वेल। तो आप सबको होपफुली ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी कि अब कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे अपना टारगेट अचीव करना है। सो वॉरियर्स, लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।